Hello students, Ritu ma'am here. Students, today we will take our next topic of surface chemistry, that is factors affecting the adsorption of gases on solids. So students, there are some factors which affect the adsorption of gases on solids. So we will take them one by one. The first factor is the nature of adsorbent. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट डेट मीन्स लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, ये हमारा एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस, और ये इसके ऊपर गैसेस एड्सॉर्ब हो रही हैं. तो इसमें जो आपका बेसिकली ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ये चीज़ कि ये वाला जो पार्ट है जो सॉलिड सरफेस है, इट इज़ नोन एज द एड्सॉर्बेंट. एंड जो गैसियस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो एड्सॉर्ब होते हैं, डेट आर नोन एज द एड्सॉर्बेट. ठीक है, तो ये आपका क्या है, एड्सॉर्बेट है, एंड दिस इज एड्सॉर्बेंट. तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है, जो आपकी गैस होती है ये जनरली इनकी डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होती हैं. मतलब कि कौन से सरफेस पे एड्सॉर्ब होना है उस पर डिपेंड करता है. जस्ट लाइक इफ़ वी टेक हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपकी बेसिकली निकल सरफेस पे बहुत स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होती है. किस गैस की बात कर रही हूँ मैं, हाइड्रोजन गैस की बात कर रही हूँ. हाइड्रोजन जो है निकल पे कैसा होता है, आपका निकल सरफेस पे स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होता है. जबकि यही आपकी हाइड्रोजन गैस ही अगर हमारा एल्यूमिना सरफेस हो तो उस पे बहुत वीकली एड्सॉर्ब होती है. समझ रहे हैं? तो यहाँ किस पे कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि किस तरह का सरफेस हम लेके चल रहे हैं. द सेकेंड पॉइंट इज द नेचर ऑफ द गैस, यानी एड्सॉर्बेट किस तरह का है हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है किस तरह की गैस है, नेचर ऑफ गैस. ये लास्ट टर्म भी एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो जनरली आपकी इजीली एड्सॉर्ब हो जाती हैं, बहुत इजीली. ठीक है, तो यानी मोर इज़ द लिक्विफाइबल गैस, मोर विल बी मोर इजीली देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर एड्सॉर्प्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो यानी जितनी लिक्विफाइबल गैसेस होंगी वो इजीली होगी एज़ कम्पेयर टू जो परमानेंट गैसेस हैं. तो लिक्विफाइबल गैसेस जिनमें आपका जनरली क्रिटिकल टेम्परेचर जिनका हाई होता है, तो यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस आ जाएंगी आपकी, जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं जो हमारी लिक्विफाइबल गैसेस हैं. ठीक है, जस्ट लाइक हमारी कौन सी हो गई आपकी, अमोनिया हो गई हमारी, क्लोरीन हो गई, SO2 हो गई, CO2 हो गई. ये गैसेस इजीली एड्सॉर्ब होती हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट गैसेस. परमानेंट गैसेस मतलब जस्ट लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनके कंपेयर में जो लिक्विफाइबल गैसेस हैं ये आपकी ज़्यादा इजीली एड्सॉर्ब होती हैं. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया जो है ये आपको पहले भी बताया गया है कि जितना फाइनली डिवाइडेड सरफेस एरिया होगा, जितना फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होंगे किसी सब्सटेंस के, उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा. ये हमने काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होता है. इन द सेम वे यहाँ भी वही चीज़ है कि मोर इज़ द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन. यानी सिंपल सी चीज़ है, क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज होगा जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा किसका, एड्सॉर्बेंट का. ठीक है, ये जो एरिया है ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसको क्या मिलेंगी, एड्सॉर्बिंग साइट्स मिलेंगी, जो भी आपका एड्सॉर्ब होने वाली गैसेस हैं. तो यानी उतना ज़्यादा हमारा एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ हमारा, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, देखिए जो हमारा टेम्परेचर है बेसिकली स्टूडेंट्स, बेसिकली क्योंकि जो एड्सॉर्प्शन है, लास्ट जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे थे उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारी एड्सॉर्प्शन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब देयर इज़ रिलीज ऑफ हीट, यानी एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है. तो अगर किसी भी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ
हीट होता है, यानी डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है फॉर एड्जॉर्प्शन। तो जहाँ भी आपका ये वाला प्रोसेस होगा जिसमें आपके हीट रिलीज हो रही है, वहाँ ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा, लो टेम्परेचर उसको फेवर करेगा। यानी बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो आपका कम टेम्परेचर पे ज़्यादा होना चाहिए। यानी मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए कि जो आपका लो टेम्परेचर होगा ये फेवर करेगा एड्जॉर्प्शन को। ठीक है, इन जनरल यही होता है एक्सेप्ट कैमीजॉर्प्शन, ये ध्यान रखना है आपको। एक्सेप्ट कैमीजॉर्प्शन, दो टाइप के आपको एड्जॉर्प्शन बताए थे लास्ट टाइम, वन इज़ द फिजियोजॉर्प्शन एंड सेकंड इज़ द कैमीजॉर्प्शन। तो जो आपका फर्स्ट टाइप है फिजियोजॉर्प्शन, उसमें तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि मीन्स कि आपका जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे, मैं आपको यहाँ एक बार बता देती हूँ कि ये अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन एक्स अपॉन एम, यानी अमाउंट ऑफ ए गैस जो एड्जॉर्ब हो रही है किसी सरफेस पे टेम्परेचर के साथ में अगर कर रहे हैं, तो इस तरह से एक ग्राफ आता है हमारा। ये किस पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जितना लो प्रेशर था उतना हाई आपका क्या था, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन था। ये वाला ग्राफ किसके लिए है, फिजियोजॉर्प्शन के लिए। यानी ये वही चीज़ है जो हम यहाँ बता रहे हैं कि डेल्टा एच निगेटिव है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल लोअर टेम्परेचर फेवर करता है एड्जॉर्प्शन को। ठीक है, बट यहाँ मैंने एक वर्ड लिख दिया है एक्सेप्ट कैमीजॉर्प्शन। अब कैमीजॉर्प्शन पे क्या होता है, कैमीजॉर्प्शन पे एक हमारा अलग ग्राफ आता है, उसमें बेसिकली अगर हम सेम एक्स अपॉन एम अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब और इसके बीच में करें तो इस तरह का एक ग्राफ आता है हमारा, ये भी एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें आपका कर्व जो है ये आप देखेंगे कि पहले क्या हो रहा है, जब आपका कम टेम्परेचर है तब ये इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एक हाई वैल्यू पे पहुंचता है, उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ किसका है, कैमीजॉर्प्शन का है। यानी इसमें जो एक्सटेंट है एड्जॉर्प्शन की वो फर्स्ट इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है एज इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ये ग्राफ जो है बेसिकली दोनों के लिए अलग है। इन जनरल फिजियोजॉर्प्शन होता है और कैमीजॉर्प्शन के केस में अलग होता है। अब कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि आपको ना इनमें से कोई एक ग्राफ बना के दे दिया एग्जाम में और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ आपका कौन से एड्जॉर्प्शन को शो कर रहा है, फिजियोजॉर्प्शन को शो कर रहा है कि कैमीजॉर्प्शन को। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको ग्राफ का पता रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ क्या चीज़ मैंने लिखी है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब भी आपका कोई भी ग्राफ टेम्परेचर के वर्सेस बनेगा एड्जॉर्प्शन का एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह के हम ग्राफ को क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार, आइसो जो वर्ड है ये कांस्टेंट वर्ड को शो करता है और बार मीन्स प्रेशर, यानी जहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो ऐसा कर्व। तो एड्जॉर्प्शन आइसोबार का मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों केसेस में कांस्टेंट प्रेशर है, तो तब हमने एड्जॉर्प्शन का अमाउंट देखा है। तो ये सच ग्राफ आर नॉन एज द एड्जॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका लास्ट पॉइंट, प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेट गैस। प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेट गैस, यानी जो यहाँ ये गैस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं उनका किस तरह का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ सिंपल सी चीज़ है, आपका जो मैग्नीट्यूड होता है एड्जॉर्प्शन का, इट ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये क्या होगा आपका, इट इंक्रीजेज विद, एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, ये होता है। अब इसमें भी एक चीज़ है, इन जनरल यही चीज़ है, बट एट हायर प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर हो गया है, यानी आपका प्रेशर कितना है कि सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है।
जो आपका वेपर प्रेशर है गैस का वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है, उसके बाद ये आपके एड्जॉर्प्शन की क्या है लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है और इस पॉइंट पे मल्टी लेयर बनना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे फिर आपका क्या होना शुरू हो जाता है डिसॉर्प्शन यानी रिमूवल ऑफ एड्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। एक हायर पॉइंट पे पहुंच गए हैं, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, उसके बाद आपका डिसॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम जो एक डिफरेंस बताए थे इसमें मैंने एक चीज़ ये लास्ट पॉइंट लिखाया था कि यूनी और मल्टी मॉलिकुलर लेयर। तो फिजियोसॉर्प्शन के केस में हमने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे क्या होता है मल्टी लेयर होता है, ठीक है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि वीक फोर्सेस है ना, तो लेयर्स बनती चली जाती हैं। तो मल्टी लेयर बनने के बाद वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे अचीव हो जाती हैं और सैचुरेशन पॉइंट के बाद में उनका डिसॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तभी ये प्रोसेस कैसा होता है रिवर्सेबल होता है कि पहले लेयर्स बनती हैं फिर हट भी जाती हैं। केमिसॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, इसमें सिंपल एक यूनिमॉलिकुलर लेयर बनती है जिसमें वो आपका केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है। तो बेसिकली यहाँ अभी हम जो ये बात कर रहे हैं प्रेशर से रिलेटेड, ये हम फिजियोसॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब फिजियोसॉर्प्शन में यही चीज़ मैंने बोली कि मल्टी लेयर बन जाएगी, उसके बाद आपका डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो कर्व बनेगा तो बेसिकली इन कर्व पे वेरिएशन किसके बीच में है, प्रेशर के बीच में है और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच में है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज़ है, इनके टाइम पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह पे जो आपका ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म यानी आइसो मीन्स कांस्टेंट और थर्म मीन्स टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो आपका क्या हो जाएगा आइसोथर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लेंगे इनको वन बाय वन। तो ये बेसिकली फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये आपका है। इससे पहले फ्रेंडलिच आइसोथर्म बताने से पहले मैं आपको एक बार एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बता दूं कि क्या है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली आइसोथर्म का मतलब होता है कि आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्म मीन्स टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब आप एड्जॉर्प्शन की एक्सटेंट देख रहे हैं प्रेशर के वर्ड से, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे 3 टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया हुआ है बिटवीन प्रेशर एंड एक्स अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले बता दूँ आपको, वेयर एक्स अपॉन एम है क्या चीज़, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्स अपॉन एम जो है इट इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब हो रही है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। आई थिंक अब क्लियर होगा कि एड्जॉर्बेंट क्या है और एड्जॉर्बेट क्या है। ठीक है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस यानी एड्जॉर्बेट कितना हो रहा है, एड्जॉर्ब कितना हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट में। ठीक है, इसमें जो m दिया है, m क्या है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, दिस इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, और जो x है वो क्या है मास ऑफ गैस। और ये इनकी रेशियो हो गई, ये जो हो गई एक्स अपॉन एम क्या हो गई, ये रेशियो हो गई कि कितना मास एड्जॉर्बेंट पे गैस का एड्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 टेम्परेचर लिए हैं और ये ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ आप देखेंगे कि ग्राफ तो एक जैसे ही हैं, बट यहाँ पे चेंज किस में है आप देखिए, ये आपका T3 है, दिस इज T2 एंड दिस इज T1। और यहाँ T3 जो टेम्परेचर ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, और ये आपका उससे कम, और T1 इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर यानी मिनिमम टेम्परेचर है। तो बेसिकली इस ग्राफ से आपको क्या कंक्लूज़न मिलता है, तो यहाँ मैं इसका कंक्लूज़न लिख रही हूँ इस ग्राफ का। तो पहला कंक्लूज़न क्या है कि जो x अपॉन m है यानी जो एक्सटेंट है एड्जॉर्प्शन की, इट इंक्रीजेस विथ प्रेशर
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है टेम्परेचर अगर हमने ले लिया, हमने कोई भी एक ग्राफ को लेके चल दीजिए आप, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, कोई एक ग्राफ लेके चल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स अपॉन एम प्रेशर के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तीनों केस में यही हो रहा है। ठीक है, अगर हमने कोई भी एक टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया है तो वो इंक्रीज हो रहा है। ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, जो एक्स अपॉन एम है इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट फिक्स्ड प्रेशर। मतलब अब क्या है, अब आप एक्स अपॉन एम को देखिए, हम अलग अलग टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे आप प्रेशर को देख लीजिए, फिक्स्ड प्रेशर मतलब कि कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रेशर पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रही हूँ, इसका इतना है, यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सटेंट है और यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सटेंट है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे एक्सटेंट बढ़ रहा है, या उल्टा बोल दीजिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका हाई हुआ है वैसे वैसे एक्सटेंट कम हो रहा है। वही पॉइंट मैंने लिखा है कि जो एक्स अपॉन एम है यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस है ऑन एड्जॉर्बेंट, ये क्या हो रहा है, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट ए फिक्स्ड प्रेशर। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो आपका कर्व है ये सैचुरेशन तक आपका पहुंचता है एट हाई प्रेशर। जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था कि प्रेशर के साथ हमेशा एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, बट वो कहाँ पहुंच जाएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एक मैक्सिमम अमाउंट पे पहुंच जाएगा, जहाँ उसकी मल्टी लेयर्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद में डिसॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो वही पॉइंट है ये कि जो ये कर्व है ये अप्रोच करते हैं सैचुरेशन को एट हाई प्रेशर पे सैचुरेशन को अचीव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नाउ वी विल टेक, अब हम अपना फ्रेंडलिच आइसोथर्म ले लेते हैं। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है, अब आपने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म समझ लिया है, अब आप फ्रेंडलिच आइसोथर्म समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फ्रेंडलिच जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में बेसिकली एक रिलेशनशिप दी बिटवीन एक्स अपॉन एम एंड प्रेशर के बीच में, यानी इन 1909 ही गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स अपॉन एम एंड प्रेशर। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं ना कि प्रेशर के साथ बढ़ता है, तो उसके लिए इन्होंने एक रिलेशनशिप दी और वो एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं हम, एक्स अपॉन एम इट इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1 अपॉन एन। ये उन्होंने एक इक्वेशन दी। ठीक है, वेयर जो एन है इट इज़ ग्रेटर देन 1, बट दिस इज इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक्स एम पी ये सब पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि एक्स क्या है, एम क्या है, एक्स अपॉन एम क्या हो गया है। ठीक है, पी क्या चीज़ है, प्रेशर है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ मैं जो नहीं बताया था, आप चाहें तो फिर से सारा लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ पे वेयर आपका जो पी है इट इज़ प्रेशर, के एंड एन जो हैं दीज आर द कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड एड्सॉर्बेंट। ये कांस्टेंट है एंड दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड एड्सॉर्बेंट, इन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये एक चीज़ ध्यान, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के चेंज होने से इसमें चेंज आ सकता है। अब ये हमारी इक्वेशन 1 जो है, देखो ये तो इन्होंने एक रिलेशनशिप दे दिया। अब इसके बाद में क्योंकि इस रिलेशन के लिए उन्होंने ग्राफ भी दिया तो वो हम समझेंगे, तो इसके ग्राफ बनाने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वेशन 1, लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू लॉग के, ये हो जाएगा ना। अब इसको जैसे आपको पहले लॉग के बारे में बताया बिल्कुल उसी तरह से इसको ओपन कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ना, तो एडिशन शो करना है आपको, प्लस लॉग पी टू द पावर 1 अपॉन एन,
और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन एम इक्वल्स टू लॉग के प्लस 1 अपॉन n लॉग p। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन देख लीजिए किस टाइप की है। ये इक्वेशन जो है बेसिकली हमारी y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स टाइप की है। दिस इज m, ठीक है, दिस इज x, दिस इज c एंड दिस इज y। ठीक है, यानी इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन y एंड x का मतलब क्या हो गया, log x अपॉन m एंड log p के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा रही हूँ। इस तरह का एक ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ये किसके बीच में है, दिस इज बिटवीन लॉग, यहाँ से y देख लीजिए आप, x अपॉन m है, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है log p जो आपका x है, इसके बीच में किया है हमने। वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म में। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट इज c इक्वल्स टू log k, दिस इज इंटरसेप्ट। ठीक है, आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से वी विल गेट अ स्लोप विच इज़ इक्वल्स टू m एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन n। यहाँ से आपको n की वैल्यू निकाल भी सकते हैं आप। तो दिस इज़ फाइनली जो ये अभी मैंने बनाया है, ये फाइनली क्या है, इट इज़ फ्रेंडलिच आइसोथर्म। कई बार ग्राफ बनाने को आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बन गया है। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ है आगे समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम जो हमारा ये ग्राफ आया है, इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिल रहा है। पहली चीज़ कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन मिल रही है वो हमारा उसमें स्लोप 1 अपॉन n है, जिसमें इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे है, जो किसके इक्वल है, log k के इक्वल है। ठीक है, स्लोप हमारा क्या है, m है, जो 1 अपॉन n है। वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और इस तरह का हमें एक लाइन मिल जाती है जिसके थ्रू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एज वेल एज स्लोप। ठीक है, नाउ हम दो कंडीशंस लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, हम दो कंडीशंस लेके चलते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास में, आई एम टेकिंग द फर्स्ट कंडीशन, फिर ये ग्राफ तब एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जो हमने इक्वेशन में n लिया है उसके रिगार्डिंग है। केस फर्स्ट, व्हेन 1 अपॉन n इक्वल्स टू 0। अगर आपका 1 अपॉन n 0 हो जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर 1 अपॉन n 0 हो जाता है तो उसका मतलब क्या है, p की पावर 1 अपॉन n है, इसका मतलब p की पावर 0 हो जाती है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया है। और इसका मतलब क्या हो रहा है, p की पावर 0 इक्वल्स टू m, तो x अपॉन m इक्वल्स टू हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं k p टू द पावर n। तो ये हमारा x अपॉन m क्या हो जाएगा, इट इज़ सिंपली इक्वल टू k, डैट इज इट इज़ कांस्टेंट। तो यानी यहाँ से क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ क्या है, 10 जो आपका एड्जॉर्प्शन है इस कंडीशन में इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। दूसरा केस ले लेते हैं, आई एम टेकिंग द सेकेंड केस, फिर ग्राफ पे आएंगे। अब केस सेकेंड हमारा क्या है, व्हेन 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 हो जाता है इसका मतलब p टू द पावर 1 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया सिंपली। अब फ्रॉम x अपॉन m इक्वल्स टू k p टू द पावर 1 अपॉन n से आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन m इक्वल्स टू k p।
ये आ जाएगा। ऊपर हमारा क्या आ रहा था, एक्स अपॉन एम के आ रहा था जो कांस्टेंट था, यहाँ के पी आ रहा है, यानी ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो एक्स अपॉन एम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पी के। तो इस कंडीशन में आपका एड्जॉर्प्शन वेरीज करेगा डायरेक्टली विद प्रेशर। समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, यानी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट घट जाएगा। नाउ टेकिंग दिस ग्राफ, ये जो हमने अभी किया है इसी से ही रिलेटेड है। अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब यानी एक्स अपॉन एम और प्रेशर के वर्सेस हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो वी विल टेक सच टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि इस टाइप का एक ग्राफ आता है आपको। मैंने ये आपको शुरू में भी बताया था, देख लीजिए, यहाँ पे भी बताया हुआ है कि इस तरह का एक ग्राफ आता है, इंक्रीज शो होता है। तो ये वही ग्राफ है, ये किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया है, यानी यहाँ हम टी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं इस कंडीशन में। तो ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ये एक जनरल ग्राफ है, यानी एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के ए पी टू दी पावर 1 अपॉन एम के लिए है बीच वाला ग्राफ। जो आपका नीचे जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, डॉटेड लाइन दिख रही है, ये कब पॉइंट है आपका, जब 1 अपॉन एन की जो 1 अपॉन एन है ये 1 के इक्वल हो जा रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी यहाँ इस चीज़ को क्या शो कर रहा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये चीज़ भी इंक्रीज होगी। ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि प्रेशर के इंक्रीज होने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, यानी जहाँ पे हम कह रहे थे कि सैचुरेशन पॉइंट मतलब कि जितना आपका गैस एब्जॉर्ब हो सकती थी हो गई, ठीक है, वहाँ पे आपका जो मल्टी लेयर फॉर्मेशन है वो शुरू हो गई है और उसके बाद में डिसॉर्प्शन शुरू हो गया है, ये वो पॉइंट है। तो इसके बाद में जो ये आपका एड्जॉर्प्शन है प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1 अपॉन एन 0 हो जाता है। इसके बाद आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज़ करिए वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, आपका डिसॉर्प्शन शुरू हो जाता है, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आनी शुरू हो जाती है और फर्दर इंक्रीज नहीं होता है। ये आपकी कैसे होता है, ये एक आपका कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से होता चला जाएगा, ठीक है, ये आपका फर्दर इंक्रीज को शो नहीं करेगा। तो बेसिकली ये ग्राफ का जो हमारा वेरिएशन शो कर रहा है अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय एड्जॉर्बेंट प्रेशर के साथ में कि क्या आपका चेंजेस आते हैं। ये फाइनल आपका फ्रेंडलिश आइसोथर्म था। नाउ लास्ट अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमें फ्रेंडलिश आइसोथर्म से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, या क्या इसकी लिमिटेशन है, या क्या इसका आइसोथर्म इक्वेशन आती है। तीन तरह के प्रेशर पे हमने 3 प्रेशर ले लिए हैं, लो प्रेशर ले लिया है, हाई ले लिया है और उनके बीच का ले लिया है। तो अभी देखा क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के पी आ जाएगी लो पे। यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के पी टू दी पावर 0 यानी इक्वल्स टू के, जिसको मैंने अभी बताया कि कांस्टेंट हो जाता है। और ये सिंपल बीच में जनरल इक्वेशन है जहाँ n की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है। n की वैल्यू हम शुरू से ही मान के चल रहे हैं कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो उसके रेस्पेक्ट में 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका वेरिएशन शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये आपका प्रॉपर जो फ्रेंडलिश आइसोथर्म था इसके फैक्टर्स थे ये कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड इसके बाद ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक कैटालिसिस। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, देन कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड हम वीडियो फिर से बना देंगे अगर आपको डाउट लगता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।